कल हमने पढ़ा था कि अल्केन्स जो हैं उनको पैराफिन्स कहते हैं और वो कम रिएक्टिव होते हैं। फिर हमने रीजन पढ़ा कि वो कम रिएक्टिव क्यों होते हैं। हमने क्या देखा, हमें नजर आया कि इनमें एक तो नॉन पोलर बॉन्ड होते हैं, दूसरा सिग्मा बॉन्ड होते हैं, और दोनों कंडीशन जो है वो स्टेबिलिटी को शो करती हैं और रिएक्टिविटी कम को शो करती हैं। ठीक है कि ये लेस रिएक्टिव होने की वजह से ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करते हैं, ना रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट करते हैं, न किसी एसिड से, ना बेस से, न इलेक्ट्रोफाइल से, न न्यूक्लियोफाइल से। हाँ, एक रिएक्शन ऐसा है जो नॉर्मल कंडीशन पे रूम टेम्परेचर पे होता है, दैट इज अ हेलोजिनेशन। और ये हेलोजिनेशन एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन में क्या होगा कि मीथेन से एक हाइड्रोजन निकलेगा, उसकी जगह पे एक हेलोजन आएगा। हेलोजिनेशन जो है, इसकी अगर डेफिनेशन लिखें तो हम क्या कहेंगे, द इंट्रोडक्शन आएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोजन। अब हेलोजन में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होता है, फ्लोरीनेशन इज फास्टर देन क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन इज फास्टर देन ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन इज फास्टर देन आयोडीनेशन। ठीक है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते चलते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोजन, कि हेलोजन आएगा, अगर फ्लोरीन एंटर होता है तो फ्लोरीनेशन कहेंगे, क्लोरीन एंटर होता है तो क्लोरीनेशन कहेंगे, ब्रोमीन के लिए ब्रोमिनेशन और आयोडीन के लिए आयोडीनेशन कहेंगे। एक बात ये, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जब तक हाइड्रोजन रिमूव नहीं होगा हेलोजन इन नहीं हो सकता। एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस हेलो अल्केन, टू प्रोड्यूस हेलो अल्केन, सिंपली कहें तो अल्काइल हैलाइड। हेलो अल्केन बोले तो क्या हुआ, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड बनेगा। अब अगर मीथेन की बात करते हैं तो मिथाइल हैलाइड बनेगा, अल्केन तो कोई भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा ये बात हो गई। अब होगा क्या कि अगर हाइड्रोजन जो है इज रिप्लेस्ड बाय, इसके साथ रिप्लेस होता है क्लोरीन के साथ, तो रिएक्शन का नाम होगा क्लोरीनेशन, यानी एडिशन ऑफ क्लोरीन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर जो हाइड्रोजन है इज रिप्लेस्ड बाय ब्रोमीन इंस्टेड ऑफ क्लोरीन, तो रिएक्शन का नाम क्या होगा, रिएक्शन का नाम होगा ब्रोमिनेशन। ठीक है, अब जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है कि जल्दी कौन हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, एक कि हेलोजन की रिएक्टिविटी क्या है, दूसरा अल्केन की रिएक्टिविटी क्या होगी, कौन सा कार्बन ज्यादा रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो वो एक अलग बात है। पहले हम जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगा हेलोजन का, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस, ऊपर जो लिखा हुआ है वही ऑर्डर होगा कि फ्लोरीनेशन बहुत तेजी से होगी एज कंपेयर टू क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन बहुत तेजी से होगी एज कंपेयर टू ब्रोमिनेशन, उसके बाद आयोडीनेशन स्लो से स्लो होगी। ठीक है, अब क्या बात है, बात वेरी सिंपल है कि ये जो फ्लोरीनेशन है, ठीक है, इवन दो बहुत तेजी से फ्लोरीन रिएक्ट करेगा, बहुत तेजी से, पर इसका रिएक्शन जो है वो वायलेंट होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा इसका डिसएडवांटेज क्या है कि नंबर ऑफ फ्लोरीनेटेड प्रोडक्ट्स बनेंगी। अगर हम अज्यूम कर रहे हैं एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो अल्केन के सारे हाइड्रोजन एक जैसे रिएक्टिव होते हैं, तो फ्लोरीन की ज्यादा रिएक्टिविटी की वजह से रिएक्शन एक जगह पे स्टॉप नहीं होगा, एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, तो हमें एक डिजायर प्रोडक्ट नहीं मिल सकती जो हम अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर क्या यूजफुल होता है हमारे लिए, यूजफुल ये है कि आप नॉर्मली क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन को इजिली जो है वो क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं कि क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन मॉडरेटली रिएक्टिव हैं, इससे कम होगी, इससे ज्यादा रिएक्टिव होगी। ठीक है, तो ये सुटेबल होते हैं फॉर रूम टेम्परेचर। नॉर्मल कंडीशंस पे आप क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन इजिली कर सकते हो। आयोडीनेशन का डिसएडवांटेज क्या है कि आप अवॉइड डायरेक्ट आयोडीनेशन, डायरेक्ट आयोडीनेशन अवॉइड क्यों करें, एक तो ये रिएक्शन एक्सट्रीमली स्लो होता है, वेरी स्लो, उसके बाद क्या होता है रिवर्सिबल। अब बंदा बैठा रहा कि रिएक्शन हो रहा है,
पता ये चला प्रोडक्ट बनी, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में आ गई, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल है। तो ये दोनों डायरेक्ट हम नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट कर सकते हैं। इनडायरेक्ट कैसे कर सकते हैं वो हम आगे चल के करते हैं, ठीक है। कि आप पहले क्या करोगे, क्लोरीन या ब्रोमीन लगा लो, उसके बाद फ्लोरीन और आयोडीन का कोई भी साल्ट उठाएं, सोडियम आयोडाइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटाशियम आयोडाइड, पोटाशियम फ्लोराइड, उससे आप क्या कर लें, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर लें या सिंगल डिस्प्लेसमेंट, तो वो क्लोरीन को जो है फ्लोरीन क्या कर देगा, हटा देगा, ठीक है। चले इसको आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे पास क्या है, मीथेन है। मीथेन की हम क्या कर सकते हैं, हम इजिली कर सकते हैं क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन। अब रिएक्शन की दो कंडीशन हैं, या तो आपके पास डायरेक्टली सनलाइट हो, ठीक है, सनलाइट हो, या फिर यूवी लाइट हो, आपके पास यूवी रेडिएशन हो, या फिर आपके पास हीट एनर्जी हो। तो हम खर्चा क्यों करें, हमारे पास इजिली सनलाइट अवेलेबल है, तो रिएक्शन इस पे हो जाता है, ठीक है। और जो रिएक्शन सनलाइट की मौजूदगी में होता है उसको हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्या होगा, अब ये जो अल्केन है मीथेन, इससे क्या होगा, माइनस हाइड्रोजन होगा, प्लस क्या होगा, हेलोजन होगा। हेलोजन क्लोरीन है, तो हमें मिलेगा क्लोरोमीथेन प्लस HCl, प्लस क्या मिलेगा, HCl। हमें क्या मिला, क्लोरोमीथेन, हमें मिला क्लोरोमीथेन। अब एक चीज तो क्लियर है कि अल्केन में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एक जैसे होते हैं। तो मीथेन में 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, तो एक रिप्लेस हुआ है, तो बाकी 3 ने कौन सा डो किया है, ठीक है, तो वो 3 भी रिप्लेस हो सकते हैं। तो बारी बारी सारे हाइड्रोजन क्या होंगे, रिप्लेस होंगे। तो क्लोरोमीथेन में जो 3 हाइड्रोजन मौजूद हैं, इनमें से एक और रिप्लेस हो जाएगा जब इसकी फर्दर क्लोरीनेशन होगी यूजिंग द सेम कंडीशन। हमें क्या मिलेगा, डाइक्लोरोमीथेन। हमें क्या मिलेगा, डाइक्लोरोमीथेन, यानी 2 क्लोरीन वाला मीथेन, दूसरा हाइड्रोजन गया, डाइक्लोरोमीथेन। अब डाइक्लोरोमीथेन में स्टिल 2 हाइड्रोजन है ना, तो ये 2 हाइड्रोजन भी क्या होंगे, रिप्लेस होंगे, पर स्टेप वाइज। तो हमने लिया डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन की फर्दर क्लोरीनेशन यूजिंग द सेम कंडीशंस आपको मिलेगा ट्राइक्लोरोमीथेन, ठीक है, HCl। इसका नाम क्या है, ट्राइक्लोरोमीथेन। इसका कॉमन नेम है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। पुराने दौर में ये कंपाउंड जो है क्लोरोफॉर्म, ये एज एनेस्थेटिक एजेंट बेहोश करने के लिए सर्जरी में यूज होता था। अभी जो यूज होता है वो हेलोफॉर्म होता है, हेलोथीन इंजेक्शन है। नाउ जो इंजेक्शन यूज होती है दैट इज हेलोथीन। ये भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन स्टिल है, ये भी रिप्लेस होगा, तो CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म और ट्राइक्लोरोमीथेन कर लें इसको, ट्राइक्लोरोमीथेन, ये भी रिप्लेस होगा। तो फिर क्या होगा, क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन सेम कंडीशंस, हमें मिलेगा टेट्राक्लोरोमीथेन प्लस HCl, ठीक है। इसको हम कहते हैं टेट्राक्लोरोमीथेन। और टेट्राक्लोरोमीथेन या इसको कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है बेटा। तो इस तरह से अब अगर बात करें तो ये नॉन पोलर होगा, क्लोरोफॉर्म क्या होगा, पोलर होगा, ये क्या होगा, पोलर होगा। इसकी कंडीशन है, अगर सिमेट्रिक है, अगर सिमेट्रिक दोनों क्लोरीन एक साइड पे या अपोजिट साइड पे लगे हैं तो सिमेट्रिक होगा, तो ये नॉन पोलर होगा। अगर एक साइड पे हाइड्रोजन एक पे क्लोरीन है तो फिर क्या हो सकता है, ये पोलर हो सकता है। तो इसमें दोनों ऑप्शन है, ठीक है। चले इसको आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं कि ये रिएक्शन हुआ कैसे। ये तो था सिंपल रिएक्शन के अल्केन यानी मीथेन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, उसकी जगह पे क्लोरीन आया। तो बीच की स्टोरी में क्या हुआ था, ऑर्गेनिक रिएक्शंस इतने सिंपल नहीं होते जैसे आयनिक रिएक्शंस होते हैं या इनऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं। एक पॉजिटिव आयन है, एक नेगेटिव आयन है, दूसरे के पास भी एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव उसका नेगेटिव कंबाइन हो गया, रिएक्शन हो गया। यहाँ पे ऐसा नहीं बनता, डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनती। प्रोडक्ट पहले जो है कुछ ना कुछ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बनते हैं, वो जाके प्रोडक्ट बनाते हैं, काफी सारे स्टेप्स होते हैं बीच में। तो आए हम
मैकेनिज्म करते हैं। मैकेनिज्म हमें बताएगा कि बीच की कहानी के मीथेन और क्लोरीन ने जब रिएक्ट किया था तो बीच में क्या क्या बन के बाद में आखिर में जाके क्लोरोमीथेन बना। तो ये सारे एक डिफरेंट स्टेप्स में होता है, हर स्टेप की हम डिटेल करते हैं। तो अगर हम बात करें तो हम लिखते हैं, हेडिंग है हमारी मैकेनिज्म। पहली बात के मैकेनिज्म होता क्या है, डेफिनेशन है द स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, a chemical reaction is called mechanism। इसको कहते हैं मैकेनिज्म। यहाँ पे एक दो बातें और भी पता आपको होनी चाहिए। एक रिएक्शन होता है सिंपल रिएक्शन, ठीक है, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सिंपल रिएक्शन उसको कहते हैं जो सिंगल स्टेप में हो, जो किसमें हो, ऐसा रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में हो, कोई और स्टेप ना हो, तो उसको कहते हैं सिंपल रिएक्शन। ठीक है, डिटेल में नहीं लिख रहा। ऐसा रिएक्शन जो मोर देन वन स्टेप में हो, मोर देन वन स्टेप में, तो इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, तो एक बात कौन सी कि अगर रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है, बीच में कोई भी इंटरमीडिएट स्टेप नहीं बनता, तो हम उसको सिंपल रिएक्शन कहेंगे। अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो होता है जो एक से ज्यादा स्टेप में हो। ठीक है, तो ये जो आपका रिएक्शन है मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन, ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो इसमें होता क्या है, उसमें आते हैं। स्टेप वन, स्टेप वन को कहते हैं हम चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन इनिशिएशन स्टेप। थोड़ा गौर कीजिएगा बेटा। अब क्या चीज है कि पहला जो स्टेप है, अब देखिए मीथेन हम कह रहे हैं कि वो जो है लेस रिएक्टिव होते हैं, अल्केन्स, तो वो लेस रिएक्टिव होगा, तो हमें जो रिएजेंट है उसको ज्यादा रिएक्टिव बनाना पड़ेगा। तो चेन इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है कि जो क्लोरीन है, क्लोरीन जो बॉन्ड एनर्जी है वो कम होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है इसकी होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन होगी। ठीक है, कैसे होगी, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सनलाइट। तो सूरज की रोशनी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाएगी, पर हाँ इस बॉन्ड को ब्रेक कर पाती है। ठीक है, तो एक ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और ये क्लोरीन, होमोलाइसिस हुई कि हेटेरोलाइसिस, क्या हुआ, होमोलाइसिस हुई, यानी होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन होगी। तो हमें मिलेंगे दो क्लोरीन फ्री रेडिकल, एक क्लोरीन, उसके बाद दूसरा क्लोरीन। ये होगा पहला स्टेप। पहले स्टेप में हमें मिलेंगे क्लोरीन फ्री रेडिकल्स। ठीक है, थोड़ा अगर आप गौर करेंगे, अगर यहां पे देखेंगे तो क्या था, यहां पे दोनों क्लोरीन की ऑक्टेट पूरी थी, 288 288। यहां पे क्या है, दोनों क्लोरीन की ऑक्टेट पूरी नहीं है, ऑक्टेट से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कम हो गए। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑक्टेट पूरी थी तो ये स्टेबल था क्लोरीन। सूरज की रोशनी ने, अब इसको तोड़ने के लिए थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, 242 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी सूरज की रोशनी में होती है। ठीक है, तो सूरज की रोशनी ने क्या किया कि क्लोरीन मॉलिक्यूल को तोड़ दिया, दो फ्री रेडिकल बनाए। अब ये जो फ्री रेडिकल होते हैं ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ये क्या होते हैं, हाईली क्या होंगे, अनस्टेबल होते, हाईली अनस्टेबल यानी मोर रिएक्टिव होंगे। अब ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला क्लोरीन दूसरे स्टेप में, अब ये एक चेन रिएक्शन है क्योंकि एक चेन की फॉर्म में स्टार्ट होगा, इसके टोटल 3 स्टेप्स हैं। पहले में फ्री रेडिकल बनेगा, अब ये दूसरे स्टेप में जाएगा जिसका नाम है चेन प्रोपोगेशन स्टेप। उसमें क्या होगा कि क्लोरीन फ्री रेडिकल मीथेन पे अटैक करेगा और मिथाइल फ्री रेडिकल बना के देगा। फिर जो मिथाइल फ्री रेडिकल बनेगा वो क्लोरीन मॉलिक्यूल पे अटैक करके क्लोरीन फ्री रेडिकल बनाएगा। यानी जो अगला स्टेप है उसमें क्या होगा कि एक जो फ्री रेडिकल यहाँ पे पहले स्टेप वाला है, कौन है, क्लोरीन, वो खत्म होगा, वो दूसरे को जन्म देगा, दूसरा तीसरे को जन्म देगा, खुद खत्म हो जाएगा। यानी एक फ्री रेडिकल खत्म होगा, दूसरा बना के देगा।
जो नया बना है वो फिर तीसरा बना के देगा। तो इस जो दूसरा स्टेप है इसमें नंबर ऑफ फ्री रेडिकल्स बनेंगे, पर दो टाइप के ही बनेंगे। एक बनेगा क्लोरीन फ्री रेडिकल, दूसरा बनेगा मिथाइल फ्री रेडिकल। आए उसको देखते हैं। तो ये पहले स्टेप में सिर्फ क्लोरीन फ्री रेडिकल बनेगा। स्टेप 2 में क्या होगा, इसको कहते हैं चेन प्रोपोगेशन स्टेप। इसकी अगर हम एक लाइन की डिटेल लिखें तो इन दिस स्टेप वन फ्री रेडिकल is produced, yeah, one free radical produces another free radical and other free radical। थोड़ा गौर करें तो हमारे पास क्या चीज है, हमारे पास है मीथेन। हमने एक हाइड्रोजन जो रिप्लेस होना है उसको थोड़ा अपने हिसाब से लिखते हैं। 3 हाइड्रोजन को आप रखें इधर। अब क्या होगा, यहां पे देखें कि एक ये पूरा पेयर है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, क्लोरीन के पास। क्या समझते हो क्या होगा, थोड़ा आइडिया? कि ये जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है एक और क्लोरीन का जो एक इलेक्ट्रॉन है ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे। तो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जाएगा तो हमें मिलेगा मिथाइल फ्री रेडिकल। हमें क्या मिलेगा, CH3। अब इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये बन गया मिथाइल फ्री रेडिकल, ठीक है, फ्री रेडिकल। और क्लोरीन जो था उसकी ऑक्टेट पूरी हो गई क्योंकि उसने किसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, हाइड्रोजन की डुप्लेट पूरी रही, इधर थी बॉन्ड टूटा, इसके साथ बन गया। तो इन दोनों ने एक पेयर शेयर करके अपनी इसकी डुप्लेट पूरी हो गई, इसकी क्या हो गई, ऑक्टेट पूरी हो गई, ठीक है। अब कार्बन की जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट हो गई, तो हमें क्या बनना, मिथाइल फ्री रेडिकल। अब ये मिथाइल फ्री रेडिकल क्या करेगा, चले भाई, मिथाइल फ्री रेडिकल CH3 एक इलेक्ट्रॉन, वो क्लोरीन जो अब तक नहीं टूटा या टूट के फिर जुड़ गया है ये क्लोरीन, तो एक इसका इलेक्ट्रॉन एक इसका इलेक्ट्रॉन, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए तो बताएं क्या बनेगा, मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन। भाई ये 3 हाइड्रोजन, ये नया बॉन्ड, इससे इसका अनपेयर्ड खत्म, इसका भी अनपेयर्ड खत्म, इसके पास आ गया। अब एक और क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गया, एक और क्लोरीन क्या बना, फ्री रेडिकल। अगर शुरुआत से देखें तो रिएक्शन की शुरुआत जो है सूरज की रोशनी से हुई। सूरज की रोशनी क्लोरीन मॉलिक्यूल पे गिरी, 2 क्लोरीन एटम का बॉन्ड टूट गया, होमोलैटिक बॉन्ड फिशन हुई, 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल बने, ठीक है। क्लोरीन फ्री रेडिकल हाईली अनस्टेबल यानी हाईली रिएक्टिव होंगे। अब रिएक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से अब ये अटैक करेगा किस पे, किसी भी हाइड्रोजन पे, ठीक है। तो हाइड्रोजन और ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो एक हमें नई चीज मिली, दैट इज व्हाट मिथाइल फ्री रेडिकल। तो इधर मैंने लिखा था कि इन दिस स्टेप 1 फ्री रेडिकल जैसे ही खत्म होगा वो दूसरा प्रोड्यूस करके देगा। तो क्लोरीन फ्री रेडिकल खत्म हुआ, उसने मिथाइल फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करके दिया। मिथाइल फ्री रेडिकल खत्म हुआ, उसने क्लोरीन फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करके दिया। तो दो ही किस्म के फ्री रेडिकल बनेंगे, एक क्लोरीन और दूसरा मिथाइल। अब तीसरा और आखिरी स्टेप आएगा चेन टर्मिनेशन, यानी रिएक्शन खत्म तो होना है ना। तो मिथाइल फ्री रेडिकल भी क्या है, मिथाइल फ्री रेडिकल की भी इनकम्प्लीट कार्बन की ऑक्टेट है और क्लोरीन फ्री रेडिकल में भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। अब 2 रेडिकल हैं, डिफरेंट वेज में आपस में कंबाइन होकर फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे। तो आखिरी स्टेप पे आते हैं। आखिरी स्टेप को कहते हैं चेन टर्मिनेशन, यानी अब रिएक्शन टर्मिनेट होगा, खत्म होगा। स्टेप 3, और इसको कहते हैं चेन टर्मिनेशन स्टेप। बाबा ये केरा पोया जो शुरू लगो पिया सुबह कपास बंद कर छोकरा। तो चेन टर्मिनेशन स्टेप में क्या होगा, चेन टर्मिनेशन स्टेप में सिंपली जितने भी फ्री रेडिकल बने हैं, जितने भी, वो डिफरेंट वेज में कंबाइन होंगे। अब रिएक्शन में क्या एक ही क्लोरीन होगा, एक से ज्यादा होंगे, बिलियंस ट्रिलियंस होंगे। एक ही मिथाइल रेडिकल होगा, नहीं बिलियंस ट्रिलियंस होंगे। तो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज।
क्लोरीन क्लोरीन के साथ मिलेगा तो क्लोरीन मॉलिक्यूल बनेगा, क्लोरीन मिथाइल के साथ मिलेगा तो मिथाइल क्लोराइड बनेगा, मिथाइल मिथाइल के साथ बनेगा तो इथेन बनेगा। 3 प्रोडक्ट। कितनी प्रोडक्ट बनेगी? 3। कैसे बनेगी? इस सिस्टम में होता क्या है, इस सिस्टम में होता है कि फ्री रेडिकल्स जो हैं, फ्री रेडिकल्स कंबाइन इन डिफरेंट वेज, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो कंबाइन इन डिफरेंट वेज टू प्रोड्यूस फाइनल प्रोडक्ट, टू प्रोड्यूस फाइनल प्रोडक्ट। ये फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए ये फ्री रेडिकल कंबाइन होंगे। ऑप्शन 1 ये है कि क्लोरीन फ्री रेडिकल से कंबाइन हो। ऑप्शन ये है कि मिथाइल फ्री रेडिकल जो है वो क्लोरीन फ्री रेडिकल से कंबाइन हो। ऑप्शन 3 ये है कि मिथाइल फ्री रेडिकल एक, मिथाइल फ्री रेडिकल दूसरे से कंबाइन हो। तो 3 प्रोडक्ट बन सकती हैं, यही 3 चॉइस हैं, क्योंकि टोटल 2 हैं। क्लोरीन क्लोरीन से मिले तो क्या मिलेगा? क्लोरीन मॉलिक्यूल बनेगा। क्लोरीन मिथाइल से मिले तो क्या बनेगा? मिथाइल क्लोराइड। ये भी स्टेबल प्रोडक्ट, ये भी स्टेबल प्रोडक्ट। मिथाइल मिथाइल से मिले तो इथेन मिले। ठीक है, तो इस तरह से आप देखें कि ऑर्गेनिक रिएक्शन के जो हैं वो कभी भी सिंपल नहीं होते, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं। अब नई स्टोरी बन जाएगी। अब इथेन जो बना है इसकी क्लोरीनेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? क्लोरोइथेन मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? क्लोरोइथेन। जब आप इसकी फर्दर क्लोरीनेशन करोगे तो थोड़े हैरान रह जाओगे, क्योंकि अभी 2 आइसोमर बनने वाले हैं। यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस हो या यहां से हो। अगर यहां से होता है तो 1,1 डाइक्लोरोइथेन बनेगा, यहां से होता है तो 1,2 डाइक्लोरोइथेन बनेगा। अब फिर आगे चल के ज्यादा आइसोमर बनते जाएंगे। तो ये रिएक्शन कभी भी सिंपल ऐसे नहीं होते जैसे आयनिक या इनऑर्गेनिक रिएक्शन होते हैं। पॉजिटिव आइन है, नेगेटिव आइन दूसरे का, चिपक गए, प्रोडक्ट बन गई। यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है। ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा रिएक्टिव साइट कौन सी है, स्टीरियोकेमिस्ट्री ज्योमेट्री का ख्याल रखना पड़ेगा, रिएक्शन कैसे होगा, कंडीशंस क्या हैं। ठीक है, बहुत सारी कंडीशंस का आपको ख्याल रखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इधर ही बस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट कौन सी बनेगी? या 1,1 या क्या बनेगा? 1,2। ठीक है, ये पुराने बुक में था, नए में नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं छेड़ता, पर बता ये रहा हूं कि सिर्फ मीथेन से हमने शुरुआत की थी, इथेन ने जन्म ले लिया। इथेन से फिर जो है क्या बनेगा? क्लोरोइथेन बनेगा। 1,1 डाइक्लोरो, फिर 1,2 डाइक्लोरो, फिर आगे चल के पता नहीं क्या क्या बनता जाएगा। तो क्योंकि इसमें कोई एक एक्टिव साइट नहीं है, ठीक है, ज्यादा रिएक्टिव साइट है। अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि हेलोजिनेशन में हाइड्रोजन रिमूव होगा, हेलोजन आएगा। और हमने अल्काइल हैलाइड का हेलोजन का रिएक्टिविटी ऑर्डर पढ़ा कि आप फ्लोरीनेशन बहुत तेजी से होता है एज कंपेयर टू क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन तेजी से होता है एज कंपेयर टू ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन। ठीक है, अब मसला यह है कि अगर आप फ्लोरीनेशन करते हैं तो फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। वो क्या करेगा? जितने भी हाइड्रोजन है एट वन सारे वो रिमूव करता जाएगा। जहां जहां फ्लोरीन कोलाइड करेगा होता जाएगा, और रिएक्शन जो है वो हाईली वायलेंट होता है, एक्सप्लोजन हो सकता है, कंपाउंड जो आप बना रहे हो वो जल सकता है। ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए रैपिड रिस्पांस चाहिए, जो कभी कभी लेबोरेटरी में पॉसिबल नहीं होता। सो बहुत डिफिकल्ट है कि आप फ्लोरीनेशन को कंट्रोल कर सकें। अब हम फिर क्या कर सकते हैं? हम क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन को इजीली हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, और जहां मर्जी या रिएक्शन को स्टॉप कर सकते हैं। तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि अगर आप आयोडीनेशन का क्या डिसऑर्डर, आयोडीन एक तो वेरी स्लो होता है। हम इंतजार कर रहे थे कि प्रोडक्ट बन जाए बन जाए बन जाए, बन गई, उधर से वो वापस आना शुरू हो गई, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो वो भी जो है एक शाने बंदे वाला काम नहीं है कि आप क्या करें, आयोडीनेशन डायरेक्ट करें, आप इनडायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्ट का प्रोवियन को हमारे बुक में नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इतने पेजेस हो गए हैं क्या? अच्छा, अब अगर आपके पास एक अल्केन है तो अल्केन की जो रिएक्टिविटी है वो क्या होगी? अब अल्केन तो अल्केन है, रिएक्शन तो सेम होगा, यानी जो टाइप ऑफ रिएक्शन है वो सेम होगा, पर हर कार्बन की रिएक्टिविटी डिफरेंट होती है। प्राइमरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है, टर्शरी कार्बन है। ठीक है, क्वार्टरनी कार्बन गंजा होता है, उसकी रिएक्टिविटी नहीं होती क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं। तो हम कंपेयर करेंगे कि अगर हमारे पास एक टर्शरी कार्बन है, टर्शरी कार्बन पर लगा हुआ हाइड्रोजन टर्शरी हाइड्रोजन होता है। ठीक है, सेकेंडरी कार्बन पर लगा हुआ हाइड्रोजन सेकेंडरी हाइड्रोजन होता है, प्राइमरी कार्बन पर लगा हुआ हाइड्रोजन प्राइमरी होता है। तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन मॉलिक्यूल क्या होगा?
reactivity of alkanes towards halogenation, towards halogenation. कि हेलोजिनेशन की तरफ अगर हमारे पास डिफरेंट अल्कीन्स हैं तो फिर रिएक्टिविटी क्या होगी, ठीक है। थोड़ा ये बात समझाना बहुत मुश्किल है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की। पहली बात सिंपली कि आपके पास एक कंपाउंड है, ठीक है, और इस तरह का कोई कंपाउंड है, तो आपके पास क्या मौजूद है, आपके पास प्राइमरी हाइड्रोजन है, आपके पास सेकेंडरी हाइड्रोजन है, आपके पास टर्शरी हाइड्रोजन, ठीक है। तो अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर देखेंगे तो रिएक्टिविटी ऑर्डर कुछ इस तरह से होगा कि टर्शरी हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा या फेवरेबल होगा या प्रोडक्ट ज्यादा बनाएगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी हाइड्रोजन एज कंपेयर टू प्राइमरी हाइड्रोजन एज कंपेयर टू खाली मीथेन वाला हाइड्रोजन ना प्राइमरी होता है, ना सेकेंडरी होता है, ना टर्शरी, क्योंकि प्राइमरी कार्बन वो होता है जो कम से कम एक और कार्बन से बॉन्डेड है, ठीक है। अब ये ऑर्डर क्यों है? मान लें कि हमारी रिएक्टिव साइट एक ए है, एक बी है, एक सी है, ठीक है, क्योंकि बाकी ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, तो इनका मुकाबला है नहीं, ठीक है। तो देखें, अगर A-H हाइड्रोजन ए साइड से रिप्लेस होता है तो हमें मिलेगा प्राइमरी अल्काइल फ्री रेडिकल। हमें क्या मिलेगा? अल्काइल, कौन सा रेडिकल मिलेगा? प्राइमरी अल्काइल, क्योंकि यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो इस कार्बन पे एक डॉट लगेगा, ये प्राइमरी कार्बन है तो प्राइमरी अल्काइल रेडिकल कहेंगे। तो अगर B-H होगा, बी साइड से हाइड्रोजन एक कम होगा, हमें मिलेगा सेकेंडरी अल्काइल फ्री रेडिकल। तो आगे आप खुद बता सकते हो कि अगर सी से रिप्लेस हो तो क्या बनेगा, जोर से बताएं। टर्शरी अल्काइल फ्री रेडिकल। अब ये देखिए, ये जो हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, इसको हम कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब जो ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है, थोड़ा सा दूर चलते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है, ये रिएक्टेंट है, ठीक है। तो रिएक्टेंट क्या करेगा? डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनेगा। पहले क्या होगा? रिएक्टेंट जो है या तो ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा, या क्या बनाएगा? ट्रांजिशन स्टेट। उसके बाद क्या बनेगी? प्रोडक्ट। या रिएक्टेंट क्या बनाएगा? रिएक्टेंट बनाएगा आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाएगा। रिएक्शन इंटरमीडिएट बाद में क्या बनाएगा? प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करें कि ये हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा उल्टा है। अगर आपके पास रिएक्टेंट है तो अगर रिएक्टेंट स्टेबल है तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, उसको हम कहेंगे लेस रिएक्टिव, ठीक है। थोड़ा समझें, अगर रिएक्टेंट स्टेबल है तो वो प्रोडक्ट कम बनाएगा, यानी वो स्टेबल है अपनी फॉर्म में, वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगा। अगर आपके पास रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेबल है, रिएक्टेंट नहीं, रिएक्शन से बनने वाला रिएक्शन इंटरमीडिएट, नॉर्मली इनकी जो लाइफ होती है वो माइक्रो सेकेंड्स होती है। उन माइक्रो सेकेंड्स में ज्यादा स्टेबल कौन है? थोड़ा सा मैं आपको फर्स्ट ईयर में ले जाऊं। बुलियन मॉलिक्यूलर थ्योरी कहती है कि रिएक्शन तब होता है जब दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या करेंगे? टकराएंगे। अब दूसरा मॉलिक्यूल आ रहा है इससे टकराने के लिए, अब इनकी जिंदगी क्या है? माइक्रो सेकेंड। अब इतनी थोड़ी सी जिंदगी होनी चाहिए कि ये उतना स्टे कर सके, इतना थोड़ा सा स्टेबल हो। इंटरमीडिएट वैसे नहीं होते, जल्दी क्या करते हैं, अगर स्टेबल है तो जो दूसरा रिएक्टेंट है इससे आके कोलाइड करेगा, फिर प्रोडक्ट बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती। पर अगर उसके कोलाइड करने से पहले ही इसकी जिंदगी खत्म हो जाती है तो इसके पास दो चॉइस होते हैं। कौन सी दो चॉइस है? थोड़ा गौर करना, बहुत ही काम की बात है। अगर ये स्टेबल है, रिएक्शन इंटरमीडिएट अगर स्टेबल है, ठीक है, तो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, दूसरे रिएक्टेंट के साथ कोलाइड करके क्या बनाएगा? प्रोडक्ट बन भी सकती है।
और बनेगी तब जब ये स्टेबल होगा। अगर ये मान ले कि ये हाईली अनस्टेबल है, ठीक है, अनस्टेबल है, ठीक है, रिएक्टेंट दूर है, अब इसे कोलाइड करने के आ रहा है पर दूर है, इसकी जिंदगी थोड़ी है, वापस कहां जाएगा, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। एक मतलब फिर मैं आपको एक मतलब फिर रिपीट करने की कोशिश करता हूं, आपका रिएक्टेंट स्टेबल है, आगे जाएगा ही नहीं, प्रोडक्ट बनेगी ही नहीं, ठीक है। अब रिएक्टेंट ने दिया हमें रिएक्शन इंटरमीडिएट, वो हाईली अनस्टेबल है, क्यों, क्योंकि उसकी ऑक्टेट जो है इनकम्प्लीट है। अब अनस्टेबल में थोड़ा सा अगर स्टेबल है, थोड़ा सा, थोड़ी किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो थोड़ी देर रुकेगा, जब तक वो थोड़ी देर रुकेगा तो दूसरा रिएक्टेंट आके उसे कोलाइड करता है, तो प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं। अगर वो ये रिएक्टेंट आ रहा है उससे पहले इसकी जिंदगी पूरी हो चुकी है, अनस्टेबल है, तो ये वापस किधर जाएगा, फिर रिएक्टेंट की, ये प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। तो काट साट के अगर रिएक्टेंट स्टेबल है तो प्रोडक्ट नहीं बनेगी, रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेबल है, वही प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगी, और वही जो आपका साइट होगी वो ज्यादा रिएक्टिव साइट भी होगी, ज्यादा स्टेबल साइट भी होगी। तो ये थोड़ा फर्क है, यानी रिएक्टेंट को रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी से कंपेयर ना करें, दोनों में फर्क है। तो आप किसी को भी बात समझ आई है तो हाथ ऊपर करें, किसी को भी ये बात समझ आई है तो हाथ ऊपर करें, ठीक है। चले एक दो बंदों को आई है ना, शुक्र है आई है, मुझे लगा था मत में भी किसी को ना आएगी, सिर्फ मुझे लगता था कि मुझे ही आएगी। आप लोगों में किसी को भी बात समझ आई है तो हाथ ऊपर करें। संध्या को आई है, सैमा को आई है, भावना को आई है, और किसको, देवांशी को, तो कहाँ की महात्मा थे करना चाहे सजा मत भी भला, रेज योर हैंड, एक और बड़ा, और कोई, थैंक यू वेरी मच, इतनों को आइए, और क्या चाहिए, ठीक है। तो मैं तो सोच रहा था किसी को नहीं आई, तो स्टेबिलिटी एड्रेस देखें जरा। तो अब आप बताएं, अब आप बताएं, अगर आप इस कंपाउंड की क्या करते हैं, क्लोरीनेशन, ठीक है, आप इसकी क्लोरीनेशन करते हो, मेजर प्रोडक्ट क्या होगी, मेजर अटैक किधर होगा, इतना बताएं बस, मेजर अटैक किधर होगा, माइनर अटैक किधर होगा, सिंपल इतना ही बुझाएं। मेजर अटैक कहां होगा, टर्शरी ज्यादा स्टेबल होता है, तो मेजर किधर होगा, सी पे, माइनर किधर होगा, ए पे, तो बी पे क्या होगा, इंटरमीडिएट मॉडरेट होगा, ठीक है। तो ये अल्केन की स्ट्रेटेजी थी। चलें, हमने बहुत अल्केन को छेड़ लिया, अल्केन में इतना कुछ है नहीं, ठीक है। अब आते हैं इसके दूसरे रिएक्शन की तरफ। दूसरा रिएक्शन है कंबस्शन, जलने वाला। कंबस्शन दो टाइप की होती है, कंप्लीट इन प्रेजेंस ऑफ excess of oxygen, incomplete in limited oxygen। तो कंबशन होता क्या है कि कोई भी हाइड्रोकार्बन है, जल के हाई टेम्परेचर पे जल के क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। तो मीथेन आपको क्या देगा, मीथेन आपको 2O2 एक्सेस में, अगर एक्सेस में है, क्या एक्सेस में है, ऑक्सीजन, तो आपको देगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, हीट एनर्जी देगा। इस हीट को कहते हैं हीट ऑफ कंबस्शन, हीट ऑफ कंबस्शन, ठीक है। और ये रिएक्शन हमेशा ऑलवेज एक्सोथर्मिक होता है, ऑलवेज एक्सोथर्मिक, रिएक्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। जलने वाला कोई भी रिएक्शन हो ऑलवेज एक्सोथर्मिक होगा, ये हमेशा एनर्जी क्या करेगा, खारिज करेगा। एक बात ये हो गई। अब अगर अच्छा, अब क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बने, एक्सेस में ऑक्सीजन हो, तो इसको हम कहते हैं कंप्लीट कंबस्शन। इसको क्या कहते हो, कंप्लीट कंबस्शन, ठीक है। इनकम्प्लीट कब होगी, जब ऑक्सीजन कम हो। व्हाट इज द रिएक्शन, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ नाइट्रो, ठीक है, क्या होगा, एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप। बकवास केयर करे तो केड़ो लखना, बकवास बंद क्यों, पुट पढ़ण आया, छा करण आयो, बकवास करनी है बाहर वञो। NO2 ग्रुप एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। कोई बताएगा टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है,
व्हाट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन। नाइट्रो आ रहा है, हाइड्रोजन जा रहा है, पर बात यह कि रिएक्शन बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है, इसके लिए इस सब्स्टिट्यूशन को हम प्रिंसिपल रिएक्शन नहीं कह सकते। ये देखें, आपके पास है मीथेन, आपके पास है OH NO2, नाइट्रिक एसिड नॉर्मली आपने इस तरह से देखा है, तो वही चीज है, कोई और नहीं है। अब होगा क्या, हाइड्रोजन इसका, OH इसका, बाकी क्या बचा, नाइट्रो। तो नाइट्रो ग्रुप इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तो हमें क्या मिलेगा, नाइट्रोमीथेन। ठीक है, उसके बाद क्या मिलेगा, वाटर। रिएक्शन की कंडीशन है कि रिएक्शन होगा 400 से लेके 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 450 भी लिखा होता है कहीं। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी सब्स्टिट्यूशन है, पर इस रिएक्शन को हम क्या नहीं कहेंगे, प्रिंसिपल रिएक्शन हैलोजिनेशन की तरह नहीं, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पे होता है। आखिरी रिएक्शन इसका हमारे बुक में नहीं है, हमारे बुक में एक ही है हैलोजिनेशन दिया हुआ है, चौथा, वो है कैटालाइटिकल ऑक्सीडेशन। कैटालाइटिकल ऑक्सीडेशन बहुत ही हाई टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे, हाई टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे। कॉपर ट्यूब में जैसे ही हम ऑक्सीजन ऑफ एयर, जो एयर में ऑक्सीजन मौजूद है, और हाइड्रोकार्बन, छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन, ज्यादा कार्बन वाले ना हो, ठीक है, ज्यादा कार्बन यानी 15-20 वाले ना हो, छोटे छोटे, उनको जैसे ही कॉपर की हार्ड ट्यूब में गुजारेंगे, कॉपर कैटलिस्ट का काम करेगा, ऑक्सीजन जो है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में इन होता जाएगा, इन होता जाएगा, हमें यूजफुल प्रोडक्ट्स मिलेंगी। कौन सी मिलेंगी, आए देखते हैं। अगर आपके पास मीथेन है, थोड़ा गौर कीजिएगा, मीथेन है, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, ऑक्सीजन इन होगा। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि कॉपर 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे कॉपर को गर्म करेंगे, 200 ATM पे इन दोनों मिक्सचर को कंप्रेस करेंगे। होगा क्या कि ये ऑक्सीजन इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में इंसर्ट हो जाएगा, हमें मिलेगा मिथाइल अल्कोहल, हमें क्या मिलेगा, मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, अब क्या होगा कि मिथाइल अल्कोहल जो है सेम कंडीशन पे, मिथाइल अल्कोहल क्या करेगा, सेम कंडीशन पे अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो थोड़ा इसको मैं ओपन करके लिखता हूं, मिथाइल अल्कोहल ही है, ठीक है, सेम कंडीशन पे, किसके साथ, कॉपर के साथ, 400 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ, 200 ATM के साथ, क्या करेगा, फर्दर ऑक्सीडाइज होगा, दो हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे, एक ये वाला, एक ये वाला, किसके साथ कंबाइन होंगे, वाटर के साथ, माइनस क्या होगा, H2, वाटर निकल गया। अब देखें, एक वैलेंसी इसकी फ्री हुई, एक इसकी फ्री हुई, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव हुआ, एक हाइड्रोजन यहां से, ये आपस में बनाएंगे डबल बॉन्ड, आपस में बनाएंगे डबल बॉन्ड, हमें मिलेगा फॉर्मल्डिहाइड, हमें क्या मिला, फॉर्मल्डिहाइड मिला। ठीक है, हमें क्या मिला, फॉर्मल्डिहाइड प्लस क्या मिला, वाटर। ठीक है, ये जो फॉर्मल्डिहाइड है, ये जो फॉर्मल्डिहाइड है, इसकी क्या होगी, इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन इसी कंडीशन पे, वही चीज, कॉपर 400 डिग्री सेंटीग्रेड, 200 ATM प्रेशर। अब क्या होगा, अब दोबारा एक बार ऑक्सीजन इधर इन होगा। ठीक है, हमें क्या मिलेगा, कोई है जो बताए, फार्मिक एसिड मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, ये हाइड्रोजन, उसके बाद डबल बॉन्ड O, उसके बाद OH, ऑक्सीजन इधर आ गया, हमें क्या मिला, फार्मिक एसिड। भाई कह गया इधर रिएक्शन नहीं रुकेगा, आगे बढ़ेगा, फर्दर ऑक्सीडेशन, कॉपर 400 डिग्री सेंटीग्रेड, 200 ATM, थकाज हुआ, क्या बना, अब बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। हम रिएक्शन को यहां पे रोकते हैं, हम रिएक्शन को यहां पे रोकते हैं। अगर आपके पास 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 कार्बन हैं, और उससे आप क्या लेते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, तो 12 से लेके 20 कार्बन वाले मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को फैटी एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, फैटी एसिड। अब ये आपको घी बनाने के काम आएगा। और देखिए, एक तो घी नॉर्मली कहां से बनता है, घी बनता है आपका जो है, आपके पास कोई नेचुरल सोर्स हो, फैट हो, ऑयल हो, या फिर जो है आप किसी जो है क्या कहते हैं, फूलों से जो है ऑयल निकालोगे, वहां से बनेगा। ठीक है, तो हम आर्टिफिशियली जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, वहां से हमने क्या किया, एक 15 कार्बन वाला से एक आपने क्या लिया, पेंटाडिकेन लिया, पेंटाडिकेन को आपने इस प्रोसेस से गुजारा, आपको पेंटाडिकेनोइक एसिड मिलेगा। ठीक है, सॉरी, हेक्साडिकेनोइक एसिड लें, 16 कार्बन वाला, ठीक है, उसको पामेटिक एसिड कहते हैं। सिंपल एक जो है आपका क्या है, फैटी एसिड है। आप इससे अब
ऑयल, घी, या आप इससे सोप बना सकते हैं। अब साबुन बनाने के लिए भी आपको फैट या ऑयल चाहिए। अब कितने जानवर या फूल तोड़ के हम कमर्शियल यूज के लिए साबुन बनाएंगे और कितने मारेंगे? तो हम क्या करते हैं, हम हाइड्रोकार्बन की चेन से बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन लेके उनको तोड़ते हैं, छोटे छोटे फ्रेगमेंट लेके ये प्रोसेस पे गुजरेंगे और फैटी एसिड लेंगे। इसी के साथ आज का पूरा होता है। कल से मल्किंग शुरू करेंगे।